नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराज GS पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब हमारे द्वारा आज जो है कंप्यूटर का एक दूसरा क्लास कराया जा रहा है। इससे पहले हम एक वीडियो कंप्यूटर पर अपलोड कर चुके हैं। ये कंप्यूटर जो है आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में अब कंप्यूटर से एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक प्रोसेस की जा रही है कि कम से कम 10-15 वीडियो जो हैं कंप्यूटर टॉपिक्स पर डाल दिए जाएं, ताकि आने वाले समय में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न जो आते हैं पेपरों में वो ना छूट पाएँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी जो हम पहले में पढ़ चुके थे, उसको एक प्रकार से हम दूसरे उसके जो कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम आज कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स वगैरह पढ़ चुके कि कौन से पार्ट्स क्या काम करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आर्किटेक्चर का जो मतलब होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में जो सिस्टम पूरे काम करते हैं, जैसे आपको पता है कि एक तो कंप्यूटर में जो है कि इनपुट यूनिट्स काम करते हैं, समझ ना। एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी CPU काम करता है, और एक है ना मेमोरी यूनिट्स, यानी कि ये तीन पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर में हमेशा काम करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पार्ट्स को समझने के लिए हमारे द्वारा जो है कि ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप इनको ताकि गहराई से समझ सकें। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे आपको अगर पूछा जाता है क्वेश्चंस कि इनपुट्स जो डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक में जानकारी आपको बता दूं। इनपुट यूनिट्स द्वारा हम अपना डेटा, जो भी डेटा होता है, निर्देश अथवा प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। मतलब कोई भी इनपुट डिवाइस के द्वारा हम अपना जो है डेटा कंप्यूटर को देते हैं। एक प्रकार से फर्स्ट प्रोसेस होती है इनपुट यूनिट के द्वारा कोई भी डाटा जो है कंप्यूटर को देना, वो फर्स्ट यूनिट होती है। इसके द्वारा जो होता है CPU उसको ग्रहण कर लेता है, मतलब जो भी हम इनपुट भेजते हैं वो CPU ग्रहण कर लेता है, और मेमोरी में जो है उचित स्थानों पर मतलब जहां अपन को स्टोर करना होता है मेमोरी में, वो एक प्रकार से स्टोर किया जाता है। तीन चीज़ें आप समझ सकते हैं। इनपुट से मतलब डेटा देना कंप्यूटर ने, कंप्यूटर का जो डेटा है वो CPU लेगा, और तीसरी जगह जो होगी आपकी मेमोरी यूनिट, वो उस डेटा को सेव कर लेगी। तो तीन चीज़ें जो हैं बेसिक तौर पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आती हैं। अब इनपुट यूनिट्स क्या क्या हैं आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जैसे वे हार्डवेयर होते हैं इनपुट्स यूनिट के अंतर्गत जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। ये मैंने पहले बताया, इनपुट मतलब कुछ भी डेटा कंप्यूटर को देना। इसके बाद बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर एक प्रकार से कहा जाए तो टीवी की तरह दिखने वाली एक डिस्प्ले होती है। अगर उसमें कोई भी इनपुट हम ना करें कंप्यूटर में तो उसका कोई रोल नहीं होता। कंप्यूटर एक बेसिक टीवी की तरह दिखने वाली डिस्प्ले की तरह काम करता है, जिसमें उपयोगकर्ता कोई यूजर जो भी होगा वो उसमें कुछ कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इनपुट्स जरूरी है। इनपुट्स यूनिट का कार्य है, क्या है कार्य, अपनी भाषा में इसको जो भी डेटा आदेश देते हैं, यानी हम अपनी भाषा में कोई भी डेटा जो है देते हैं कंप्यूटर को, उसे ये बाइनरी कोड के में बदलकर कंप्यूटर यानी CPU में भेज देता है। आपको इतना याद रखना कि जो इनपुट्स के द्वारा हम अपनी भाषा में जो भी डेटा हम देते हैं तो बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर यानी CPU में भेज देता है, और फिर CPU उसको क्या कर सकता है, उसको जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस करके डिस्प्ले पर शो कर देगा। तो ये जो सिस्टम है वो इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, यह उपयोगकर्ता के द्वारा निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन तथा डेटा को पढ़ती है या स्वीकार करती है। याद रखना, ये जो भी अपन देते हैं डेटा वो उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, इसके अलावा यह निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलती है। यानी कंप्यूटर जो होता है, मैं आपको बता दूं, ये बेसिक अपनी भाषा को नहीं एक्सेप्ट करता, इसके लिए उसको बाइनरी कोड में बदलना पड़ता है, और ये जो है उसको बाइनरी कोड में बदल देता है, तो कंप्यूटर जो है आराम से अपनी भाषा को समझ लेता है। यह बदले हुए रूप में निर्देशों और डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है, फिर ये CPU जो है कार्य करता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, और मैं आपको बता दूं इसकी 10-12 क्लास जो हैं कंप्यूटर्स की आएंगी हमारे द्वारा। इस पर आप अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे, और इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आएंगे हमारे द्वारा, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। ठीक है,
आउटपुट इनपुट क्या है? अब आउटपुट्स के बारे में हम आपको बता दें, डेटा जो निर्देशों का परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें हम आउटपुट यूनिट्स कहते हैं। यानी जो भी हमने इनपुट्स दी, इनपुट्स के बाद हमको क्या मिला वो आउटपुट हो गया। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हैं। बस समझने की चीज़ें हैं, आप बस समझते जाइए। बाकी चीज़ें जो हैं हमारा काम है कि हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आपको बताएं, हम कंप्यूटर में बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो टफ होती है, उसको थोड़ा समझना टफ पड़ सकता है। इनपुट्स जो आउटपुट्स होते हैं कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है। ठीक है भाई, स्वीकार करता है, जो कि बाइनरी कोड में होते हैं। यानी जो भी बाइनरी कोड में होते हैं जिन्हें हमारे लिए समझना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए समझना बहुत आसान होता है। यह उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को हमारे द्वारा पढ़ने या समझने योग्य के रूप में बदल देता है। ठीक है, बदलने के बाद क्या करता है, बदले हुए रूप को परिणामों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, छाप देता है स्क्रीन पर। तो हम समझ जाते हैं कि जो भी हमने आउटपुट दिया था, इनपुट दिया था, उसका हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएं सीपीयू का क्या कार्य होता है। देखिए, सीपीयू जो है एक मेन, आपको पता है कि कंप्यूटर का इसको मस्तिष्क कहा जाता है। ये चीज़ तो आप याद ही रखिएगा हमेशा। से जो कंप्यूटर्स का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर्स का मस्तिष्क होता है। ठीक है, सीपीयू की प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर्स का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक एवं अर्थमेटिक यानी कि जो भी अंकगणितीय क्रियाएं होती हैं, अर्थमेटिकल, और मान लो कि कहा जा सकता है तो एक प्रकार से जोड़ना घटाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको एक प्रकार से बदलता रहता है। ठीक है, और जो भी निर्देश हम यानी इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं उसको डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यानी कि जो भी निर्देश अपने द्वारा दिए जाते हैं उनको डिकोड करता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन का नियंत्रित करता है। इतना आपको याद रखना, जो सीपीयू है जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उन सब को एक प्रकार से ऑपरेट करता है। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर्स का मस्तिष्क भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, याद रखना। यह कंप्यूटर के बाहरी एवं आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, सीपीयू जैसे कुछ सीपीयू होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं आप देखिए। यह निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी यानी मेमोरी में रजिस्टर्स में स्थानांतरित कर देता है। यानी मेन जो मेमोरी है उसमें उसको ट्रांसफरिंग कर देता है। निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है। जो भी अपन निर्देश देते हैं उनको क्रमिक रूप से मतलब क्रम से सब चीज़ों को एडजस्ट करता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ये आउटपुट डेटा को रजिस्टर्स से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। भाई अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो ये आउटपुट डेटा जो भी आउटपुट मिला है हमको उसको रजिस्टर्स से मुख्य मेमोरी में भी स्थानांतरित कर देता है। तो इस चीज़ को आप समझना है। इसके अलावा होता है इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, यानी इसको बोलते हैं ALU। ये भी होता है, इसका कार्य होता है एक प्रकार से जितना भी जोड़ घटाना ये सब चीज़ें, अंतर वगैरह, डिफरेंस वगैरह, कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है, यूनिट्स का इलेक्ट्रॉन्स परपस यानी उनका गुणनफल भागफल, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक प्रकार से ALU करता है। रजिस्टर्स कहते हैं इसको, रजिस्टर्स कहा जाता है, रजिस्टर्स कहा जाता है, याद रखना। अब मैं आपको बता दूं रजिस्टर्स क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। रजिस्टर्स एक ऐसा उपकरण होता है दोस्तों जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। बस अब ऐसा आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना कि जो भी रजिस्टर्स होते हैं उसमें जो है कंप्यूटर के द्वारा डेटा को अस्थायी स्टोरेज होता है, एक प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, मेमोरी के अनुक्रम यानी कि रजिस्टरों को स्थान सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, और ये सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं। ठीक है, यानी सीपीयू को कोई भी डेटा अगर उपयोग करना है तो वो यहाँ ALU में अगर डाटा रखा है तो वहाँ से सबसे फास्ट तरीके से जो है वो इसको यूज कर लेता है। कौन कर लेता है? सीपीयू कर लेता है। तो एक प्रकार से ये जो है सिस्टम इस तरह से बनाया जाता है। कंट्रोल यूनिट्स क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट्स आप समझ सकते हैं। कंट्रोल यूनिट्स जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे इस टॉपिक का। CU बोलते हैं इसको, CU बोलते हैं। यह भाग का कार्य करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर आपको इस भाग का कार्य करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है। यानी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं कंप्यूटर में उन सब पर ये बहुत अच्छे तरीके से नज़र रखता है। यानी याद रखना इस चीज़ के लिए। यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर या विश्लेषण करता है, उसका पालन भी करता है। किसी पालन सुनिश्चित करने के लिए वह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश जारी करता है। यानी ये अपने द्वारा कंप्यूटर के सभी भागों को उचित
निर्देश जो है वो जारी करता है, याद रखिएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए मेमोरी को आदेश दिया जा सकता है कि कोई डेटा जो है किसी स्थान पर स्टोर कर दें या वहां से उठाकर पढ़कर ALU में भेज दें। तो कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्रामों का ठीक ठीक पालन कराना इसी इकाई का जो है कि दायित्व है, याद रखना इस प्रकार के लिए। इस प्रकार CPU जो है वो सभी यूनिट्स द्वारा अपनी सहयोग से उपयोगकर्ता द्वारा बताए गए कार्य किए जाते हैं, याद रखना इस चीज के लिए, ठीक है। उन्हें किसी आउटपुट यूनिट्स को भेज दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक और चीज होता है जैसे माइक्रो प्रोसेसर, इसको कंप्यूटर्स का मस्तिष्क भी होता है। CPU किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। इंटेल 4000 यानी 404 एक ऐसा पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें CPU के सभी अवयव एक चिप पर लिए गए थे, ठीक है। कुछ कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर के नाम इंटेल, ड्यूएल, कोर, पेंटिनियम ये सब हैं, तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेमोरी यूनिट्स होते हैं तो आप इनको समझ सकते हैं। मेमोरी जो है कंप्यूटर का भाग होता है जो डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करती है, यानी जितना सारा डेटा आपके पास है उस सबको इकट्ठा कर दो मेमोरी यूनिट्स में, तो वहाँ मेमोरी यूनिट्स कार्य करता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स भी दो टाइप के होते हैं, देखिए आपको बता दें। एक तो होता प्राइमरी और एक होता सेकेंडरी मेमोरी, तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखना। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट बता देता हूँ। प्राइमरी जो मेमोरी होता है इसे आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, जब प्रारंभिक है तो उसको प्राइमरी भी कहा जाएगा और इंटरनल भी कहा जाएगा, यानी इसको आंतरिक भी कहते हैं हम, ठीक है। इसका कार्य मुख्य रूप से हम आपको बता दें, इसका जो कार्य होता है वो प्रोसेस किए जाने वाले समस्त डाटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश जो इनपुट साधनों से प्राप्त किए होते हैं, एक तो उन पर नजर रखना, दूसरा प्रोसेसिंग के मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट परिणाम देना, ठीक है। इसके अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, आपको याद रखना। एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती, एक रीड ओनली मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि इसको हम बोलते हैं रैम, और एक होती है रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं हम रोम। तो ये दो टाइप में होती है, ठीक है। इसमें इसे संक्षेप में रैम कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहा जाता है, ठीक है। यह मेमोरी एक चिप पर होती है, पूरी एक प्रकार से चिप होती है, ठीक है, जो एक प्रकार से देखा जाए तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। हम इन मेमोरी किसी भी लोकेशन को उपयोग करते हैं सीधे, यानी रजिस्टर जो भी मतलब जिन्हें डेटा को वहां तक स्थानांतरित करना संभव होता है। इसमें जो डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में आसानी होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक लोकेशन जो एक ऐसा होता है उसको निश्चित एड्रेस होता है जिसकी सहायता से हम उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें कई सारे फायदे होते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। रैम में वे प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं जिनको CPU खोज सके और यहाँ से प्राप्त कर ले आसानी से, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अगर हम देखें, कंप्यूटर द्वारा जो है निर्देशों को केवल 0 या 1 के रूप में समझा जाता है, जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह है जो कि किसी टास्क कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टेप्स को विस्तार पूर्वक बताता है। किसी भी प्रोसेसर को कार्य करने के लिए दो प्रकार के इनपुट्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डेटा और निर्देश को हम देखें, अगर डेटा तथा निर्देश यानी निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं किसी विशेष कार्य करने के लिए कौन सी क्रिया की जानी चाहिए। डेटा जो है एक प्रकार से वो हमें बताता है कि किसी विशेष कार्य करने के लिए कौन सी क्रिया की जानी चाहिए, और किसी भी निर्देश को दो भागों में बांटा भी जा सकता है, आप इसको याद रखना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है पूरा एक चक्र होता है, जी आप समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक तो इसमें सबसे पहली चीज होती है फैचिंग होती है। फैचिंग जो है वो मेमोरी से निर्देश को फैच करके निर्देश रजिस्टर से एक परिपथ जो एक निर्देश को रखने के समक्ष होता है, ठीक है। मतलब एक फैचिंग होती है प्रक्रिया। दूसरी होती है डिकोडिंग, जो निर्देश को डिकोड करता है दूसरी भाषा बाइनरी कोड में, ठीक है। इसके अलावा होता है फिर क्या, रीड द इफेक्टिव एड्रेस यानी प्रभावी पते को पढ़ना, और फिर होता है
एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन, और फिर इस प्रकार से निष्पादन चक्र यानी एग्जीक्यूशन साइकिल कहलाते हैं उसको, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा जो भाग पढ़ रहे थे हम रीड ओनली मेमोरी का, कौन सा, रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको हम बोलते हैं रोम, ठीक है। इसे संक्षेप में रोम कहा जाता है, यानी शॉर्ट भाषा में रोम कहा जाता है। इसमें डेटा पहले से भरा हो चुका होता है, इसमें डेटा जो है वो पहले से भरा होता है, यानी एक प्रकार से देख रहे हैं आप, इस प्रकार का होता है, पहले से ही जो है जिस भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में जो है पहले से ही एडजस्ट होता है। आपने देखा होगा मोबाइल में जो रैम रोम का मतलब होता है, ठीक है। इसके अलावा इसे हम डाटा बदल नहीं सकते, इसमें जो भी डाटा होता है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसे हम हटा या बदल नहीं सकते, ठीक है। जो स्थायी होता है, यह एक प्रकार से रोम जो है एक प्रकार से स्थायी डाटा, रोम जो है एक प्रकार से जो रोम है ये स्थायी डाटा को कंडक्ट करती है, ठीक है। एक प्रकार से आप इसको समझना। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसीलिए इसे बाहर यानी कि एक्सटर्नल यानी द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद हो जाने के देने पर अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कंप्यूटर्स में मदर्स बोर्ड होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप समझिए कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न बोर्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदरबोर्ड्स होता है। अब इसके कौन कौन से नाम होते हैं, एक तो इसको मुख्य बोर्ड कहा जाता है, एक तो इसको बेस बोर्ड कहा जाता है, एक तो इसको सिस्टम बोर्ड कहा जाता है, एक तो इसको लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि जो सिस्टम बोर्ड जो है वो हम किसको कहेंगे। तो आप समझ आना कि ये मदरबोर्ड्स का ही उपनाम है। इसी मदरबोर्ड्स का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न अवयवों यानी कि कंपोजिशंस को आपस में जोड़ने के लिए जो है कि प्रयोग किया जाता है। इसके मदरबोर्ड्स में माइक्रो प्रोसेसर्स, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य जो है अवयव लगाकर एक प्रकार से जो है वो चलता है सिस्टम, ठीक है। तो आप इनको समझिएगा प्लीज, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं और इनका जब MCQ आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बस। बस क्या होता है, ये जो होता है CPU डेटा निर्देश एवं सूचना जो है डेटा इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर्स के विभिन्न अवयवों तथा पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजता है। इसी आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती हैं। बहुत सारी बसें जो होती हैं इसमें डिवाइसेस होती हैं उनको प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर्स में अनेक बसें होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए एक प्रकार से कुछ ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं संग्रह करती हैं, सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम होता है। बस के इसके प्रकार भी हैं। किसी कंप्यूटर्स के अनेक बसें होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक तो इंटरनल्स, एक बाह्य, एक आंतरिक, यानी समझना इंटरनल्स और बाह्य। तो ये चीज़ें जो थी आपको थोड़ा सा हमने बताई। मशीन साइकिल क्या होती है, वह समय ये जो होता है मशीन साइकिल्स, यह वह समय है जो दो ऑपरेटर्स को रजिस्टर्स से लाकर उन पर ALU यानी ऑपरेशन अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेटर जो है प्राप्त कर परिणाम को वापस रजिस्टर्स में स्टोर करने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बफर क्या होता, बफर एक अस्थायी स्टोरेज होता है, याद रखिएगा, जो कि रैम में होता है। किसमें होता, रैम में होता है। किसी कंप्यूटर्स के विभिन्न कार्य निष्पादन करने की क्षमता उनके रजिस्टर्स, रैम तथा कैश मेमोरी के आकार तथा सिस्टम ब्लॉक की गति पर निर्भर करती है, ठीक है। मदरबोर्ड या चिप क्या होती है, मदरबोर्ड्स या चिप जो होते हैं वो कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉकेट्स। किसी डिजिटल कंप्यूटर्स को कंट्रोल यूनिट्स को क्लॉक कहते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड्स जो है बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर्स को किसी विशेष कार्य को भेजने का कार्य करता है। एक युक्ति द्वारा डेटा निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे CPU तक पहचानने के लिए समय तक एक प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से कंप्यूटर्स का बेसिक जो है कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर्स हमने आपको बताया, और इसका MCQs आएगा तो आप वहाँ से इसके MCQ कंप्लीट करके और वीडियो जो लेक्चर्स है इसको बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी जो आपके अनुकूल हो तो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।